गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है ज्योग्राफी में, या इवन ये कह सकते हैं ये हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी ये सब टॉपिक है। ओके, इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे मरीन इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंट उसका एक फैक्टर है विच इज कोरल। ओके, कोरल्स की बात की जाएगी यहाँ पे, और उससे जो फॉर्म होते हैं कोरल रीफ्स, उनकी बात करेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, और ओवरऑल उनका डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। कुछ फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे हम लोग कि कौन सी वो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं जिनमें ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और किसमें इन पे स्ट्रेस पड़ सकता है, ये ब्लीचिंग हो सकती है इनकी, जिसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। और हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे इनको हम आज टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या रिस्टोर कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो टॉपिक है हमारा कोरल रीफ्स। ओके, इसमें भाई पहले हम टर्म्स देखेंगे इस कोरल को। व्हाट इज कोरल रीफ? मतलब क्या होता है? चट्टान होता है, ठीक है। और ये कोरल कोरल क्या है, ये कैसे इनको फॉर्मेशन करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। आपने देखा होगा जैसे कभी बीबीसी डिस्कवरी या अदर ऐसे नेशनल जियोग्राफी ऐसे चैनल्स आते हैं जिनपे आप लोग को मरीन और उसके इकोसिस्टम के बारे में दिखाते हैं। तो ऐसे समुद्र के नीचे आपको कुछ ग्रीन ऐसे रंग बिरंगे एरिया दिखाई देते हैं, उसमें पेड़ पौधे, बहुत सारी फिशेस होती हैं, अलग अलग स्पीसीज उनकी, सी टर्टल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारे आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो यही जो एरिया है आपका, इन्हीं से क्या होता है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स, ये सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। और यही क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको फॉर्म करते हैं अपनी बॉडी के बाहर, और वहां पे रॉक टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग रीफ कहते हैं, दैट इज कोरल रीफ। तो ये पूरी अपनी एक कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं। ओके, एक शैलो एरिया में, एक छिछले सागरीय क्षेत्र में, जहां तक क्या होता है, सनलाइट बेसिकली पहुंचती है, और वहां पे ये अपनी कॉलोनी डेवलप करके इस तरीके से एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसके बात करते हैं आगे डिटेल में। ओके, तो बेसिकली कोरल रीफ्स है क्या? तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ दो चीजें हैं। पहला है एक एनिमल और दूसरा है एक प्लांट। ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं एनिमल, फर्स्ट इज एनिमल। ओके, और दूसरा है भाई आपका प्लांट सेल। ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, ओके, और सूक्ष्म पौधे या प्लांट्स हैं जो आपके मरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, वो हैं, ठीक है। इनमें होता क्या है, अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स बेसिकली क्या है, वेरी टीनी, ओके, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट मेक अप अ लार्ज कोरल कॉलोनीज। ये ऐसी लार्ज कॉलोनीज बनाते हैं। बेसिकली इनको क्या कहते हैं हम लोग? कोरल पॉलिप्स कहते हैं। इन एनिमल्स को कोरल पॉलिप्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जेलीफिश वगैरह, ठीक है, इसी टाइप के ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ठीक है, और आपके इन मरीन इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं, और यहाँ पे रहते हैं आप। इनको क्या कहते हैं हम लोग भाई? कोरल पॉलिप्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये कोरल पॉलिप्स हैं। ये इनके अंदर एबिलिटी क्या होती है, ये इनके पास एबिलिटी होती है, दे यूज आयंस इन सी वाटर। आपको पता होगा सी वाटर जो है सलाइन वाटर होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट साल्ट्स मिले होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, और ये कैल्शियम। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें डिसॉल्व रहती हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या एबिलिटी होती है, दे यूज आयंस इन सी वाटर टू मेक लाइमस्टोन। वो क्या करते हैं, उस वाटर से वो जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइमस्टोन, और एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जो उनके शरीर के, उनकी बॉडी के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी उस पर हम बात करें कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर खोल होता है, उसको डिपॉजिट कर देते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शंख वगैरह जो होते हैं मंदिरों में, ठीक है ना, या जैसे घोंगे होते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, इसी तरीके से ये कैल्शियम कार्बोनेट या जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर इस तरीके से वो डेवलप करते हैं धीरे धीरे उसी के अंदर, ताकि उनको वो प्रोटेक्शन दे पाए अदर दूसरे जीवों से, ठीक है।
तो एक्सोस्केलेटन, ए स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी फॉर देमसेल्फ, उनके लिए ही ये स्केलेटन। तो अपनी बॉडी के बाहर क्या करते हैं भाई, वो इन्हीं जो सी वाटर के अंदर जो ये आयंस है उनका यूज करके इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाद में जब वो डेड हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, वहां पे नीचे डिपोजिशन हो जाता है, और उसी उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं या उनकी जो डेड बॉडी है, बेसिकली डेड बॉडी में अगर हम बात करें तो ये लाइमस्टोन का जो स्ट्रक्चर है, ओके, उसी के ऊपर जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग क्या होते हैं, डेवलप करते जाते हैं, और इस तरीके से वो एक पूरा प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इनकी हाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है धीरे धीरे ग्रो करते हुए कि ये पानी के बाहर दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बैरियर टाइप फॉर्म कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ टू साउथ उसमें देखेंगे अगर हम लोग, तो इसी तरीके के बैरियर रीफ्स ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि एक बीच में बैरियर बना देते हैं, उसके इधर सी वाटर, उसके इधर सी वाटर, बाद में लैंड, और बीच में एक बन गया बैरियर, जहां पे वो इसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं सी वाटर को। कई बार ऐसी जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेगून या कयाल झीलें भी कहते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहां पे ये क्या कर रहे हैं, कोरल्स बेसिकली आपके अपने एक प्लेटफॉर्म लाइमस्टोन का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, और कहां से लेते हैं, ये सी वाटर से ही उनको लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है भाई आपका, ये तो हमने एनिमल की बात की थी, विच इज कोरल पॉलिप, ओके। दूसरा है आपका प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट में अगर हम बात करें, बेसिकली इसमें ऐसे एल्गी होते हैं, एल्गी मतलब शैवाल, दीज आर शैवाल, ओके, शैवाल ये जानते होंगे आप अगर, तो एल्गी, ये शैवाल जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जूजेंथेलाई कहते हैं, ओके। जूजेंथेलाई क्या करते हैं भाई, आल्सो यूज द कोरल्स वेस्ट, ये जो कोरल एनिमल हैं इनके जो वेस्टेज होते हैं, भाई एनिमल हैं, जीव हैं, वो जब मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसका क्या करते हैं वो लोग बाहर अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उस कोरल वेस्ट का क्या करते हैं ये लोग, कोरल वेस्ट प्रोडक्ट्स का उसको यूज करते हैं, कौन, जूजेंथेल, एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। जैसे अगर हम आगे बात करेंगे, देखिए यहां पे फिगर में आपको दिख भी रहा होगा ये, वेट अ सेक, हाँ, इसमें आपका इधर जूजेंथेलाई है और इधर आपका कोरल पॉलिप है, क्लियर है, ओके। यहां पे जूजेंथेलाई चूंकि ये प्लांट है, ओके भाई, प्लांट आपको पता होगा ये अपना भोजन जो होता है खुद बनाते हैं, ओके, और किस प्रक्रिया से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। इस प्रक्रिया से वो लोग क्या बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें वो CO2 जो हमारे ये एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स जस्ट लाइक, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एनिमल्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्सेल कर रहे हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये जो इन्होंने निकाला, उसको क्या करते हैं ये प्लांट्स यूज कर रहे हैं, किस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। और उसका यूज करके ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब वो फूड किसको प्रोवाइड करा रहे हैं, इन एनिमल्स को, जिसको हम लोग कोरल पॉलिप कह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और इससे जो सुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म किया इसने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के बाद, एमिनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स हैं, ये बनाने के बाद क्या किया, इनको इसने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये अपने जो इनके टेंटिकल्स होते हैं उनमें जो टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, यानी अभी हम उसका एनाटॉमी देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे, तो उन टिश्यूज से क्या होते हैं, उन भोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये जब इसका मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को क्या करते हैं ये लोग, इनको दे देते हैं, ठीक है। तो उनका उन वेस्टेज में बेसिकली अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अभी हमने देखा, नाइट्रेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ओके ना। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये इसकी जरूरत को पूरा कर रहा है और ये इसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में दोनों ही जीव इसमें क्या है, म्यूचुअली बेनिफिटेड है,
है ना, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी पे नेगेटिवली इंपैक्ट हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो ऐसे रिलेशन जो होता है उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना, सहभोजिता कह सकते हैं इसको हम लोग हिंदी में, सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस क्या होता है, जिसमें दो म्यूचुअली बेनिफिटेड दो जीव जो हैं, कौन कौन से, एक कोरल पॉलिप दैट इज एनिमल और एक जूजेंथेलाई दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्लांट, ये दोनों म्यूचुअली आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रहती है और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशन या सिम्बायोसिस। क्लियर है? ओके तो ये चीज हो गई आपकी। तो इस तरीके से क्या करते हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं, ओके, और एक कॉलोनी, बड़ी लंबी चौड़ी कॉलोनी फॉर्म करते हैं एक शैलो वाटर रीजन में। क्लियर है? ओके तो यहाँ पे वही सारी चीजें दी हैं, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये सब बना रहे हैं जिनको कंज्यूम कर रहे हैं और ये कोरल रीफ्स वगैरह फॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको इनका सिम्बायोटिक रिलेशन, म्यूचुअलिज्म समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चले नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि अगर हम बात करें ये हमारे ओशियन सरफेस का ओनली 0.1%, कितना, 0.1% सरफेस जो है ओशियन सरफेस का उसका ऑक्यूपाई करते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है होम टू 25% ऑफ मरीन स्पीसीज, होम टू 25%, यानी इतने कम एरिया में जो मरीन स्पीसीज हैं वहां की डाइवर्सिटी है उसको कितना, 25% डाइवर्सिटी को वो कवर करते हैं। ओके, दे आर यूजुअली फाउंड इन शैलो एरिया, अभी हमने बात की थी, ये शैलो एरिया में, छिछले एरिया में, ज्यादा गहराई में नहीं बल्कि जहां तक सनलाइट पहुंच पाती है वहां तक ये पाए जाते हैं। ओके, शैलो एरिया एट अ डेप्थ लेस देन 150 मीटर, 150 फीट सॉरी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर रेंज है ये। ओके तो ये जनरली क्या है, आपके ऐसे एरिया में पाए जा रहे हैं जहां पे सनलाइट प्रॉपर्ली पहुंच पा रही हो, बिकॉज अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वो जो हमारे पीछे हमने अभी देखे वो जो प्लांट थे माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जिसको हमने क्या नाम दिया था, जूजेंथेलाई, ओके, वो क्या करेंगे, वो एल्गी है, प्लांट है, वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ओके, उनके जो पिगमेंट्स हैं वो वहां पे वर्क नहीं कर पाएंगे, ना ही वो फूड प्रोडक्शन कर पाएंगे, अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो उनको कैसा लोकेशन होना चाहिए, एक शैलो एरिया होना चाहिए। ओके, अभी हम उसमें कंडीशंस की बात करेंगे, किस किस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं भाई इनको, these are known as the tropical rainforest of sea, that is very important, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। आप लोगों ने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लैंड सरफेस पे सुना होगा, जैसे अमेज़न की बात करें। ओके, जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखा के क्षेत्र पे जहां जहां आपको ये कंट्री, जैसे ब्राजील की बात करें, इंडोनेशिया, इन सब रीजन में आपको, अफ्रीका में देख लें हम लोग, कॉन्गो रिवर बेसिन के आसपास का एरिया, अमेज़न रिवर के आसपास का एरिया, यहां पे आपको इसी तरीके के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वर्षावन पाए जाते हैं। इनकी खासियत क्या होती है भाई, ये बहुत घने होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगे आपको, एनिमल एंड प्लांट्स की। तो इसी तरीके से ये भी, इनको भी किससे तुलना की जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है इनको। क्लियर है? ओके, तो ये था इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें चले, कोरल पॉलिप एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। कोरल पॉलिप सही बताया है, कोरल पॉलिप क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। एनिमल्स ये ध्यान रखिएगा, इनमें कई बार कंफ्यूजन, जूजेंथेल को कोई हम एनिमल बोल देते हैं, इनको प्लांट बोल दिया। ये कोरल पॉलिप आपके एनिमल्स हैं और जूजेंथेला है आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, बेसिकली ये एल्गी का एक पार्ट है। ओके, इसमें म्यूचुअलिज्म, इसकी हमने बात की अभी, बोथ क्या है भाई आपका, हाँ, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जूजेंथेलाई फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है ना, सिंगल सेल्ड एल्गी होते हैं। ओके, जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो ये आपके इंक्लूड होते हैं जूजेंथेलाई। ओके, दूसरी चीज है कोरल पॉलिप, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। ओके,
और ये सिनिडेरिया फैमिली जो है उससे बिलोंग करते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा, जो इसके बारे में बेसिक टर्म्स है। बात करें हम लोग एनाटॉमी की, इसकी कोरल एनाटॉमी की। देखिए एनाटॉमी में अगर हम देखें, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये है आपका कोरल पॉलिप। ओके, यानी कि क्या है भाई, ये आपका यही माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ठीक है। और ये इसके जो ऐसे हाथ से निकल रहे हैं ना, जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, उसी तरीके से इसके भी निकले पड़े हैं बहुत सारे। तो इसको हम लोग, ये टेंटिकल्स हैं, ओके। और इन टेंटिकल्स के अंदर अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और एनाटॉमी में इसके जाएं, तो देखेंगे इन्हीं टेंटिकल्स के टिश्यूज जो हैं, ऊतक जो होते हैं, उन्हीं में क्या होते हैं आपके ये ज़ूज़ेंथेलाई यहाँ पे डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर है? तो ये जो ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन ज़ूज़ेंथेलाई एल्गी को, इन शैवालों को भाई एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जब तक इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं करे मिलेगा, ये एक स्थायी और फिक्स क्या कहते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे में ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक आवास प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वहां पे ये डेवलप हो पाए, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराता है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा, वो फोटोसिंथेसिस के लिए, दूसरा नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, ऐसे जो इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये कहां पे है भाई, इन्हीं टेंटिकल्स के जो टिश्यूज हैं उनमें ये डेवलप होते हैं। क्लियर है? ओके, ये जीव है, ये इसका माउथ है, आपको दिख रहा होगा, ये इसका स्टमक है, जिसको हम पेट कह सकते हैं इसका, ठीक है। बाकी ये सारी इसके एनाटॉमी। और जब ये जीव मर जाते हैं, तो इनके बॉडी के बाहर जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण ये डेवलप करते हैं। तो क्या होता है, वो फिर नीचे आपका यहाँ पे डेड बॉडी आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, ऐसे नीचे डेवलप। अब इसकी डेड बॉडी के ऊपर ही अगली जनरेशन, फिर उसकी डेड बॉडी के ऊपर अगली जनरेशन, ऐसे ग्रो करते हुए ये चले जाते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिकली इसकी कोरल एनाटॉमी थी, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए। आगे बढ़े, इसमें हम लोग चलें, आगे देखते हैं हम लोग वो कंडीशंस जिनमें ये प्रॉपर्ली ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे ये प्रॉपर रूप से ग्रो करते हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर, पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड नॉट बी बिलो 20 डिग्री सी, पहला पॉइंट तो यही हो गया कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। द मोस्ट favorable conditions, the most favorable temperature for the growth of coral reefs is between 23 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एक तो 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज क्या है कि जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है इनकी ग्रोथ के लिए, वो 23 डिग्री से लेके 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बीच में ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ओके, हेल्दी कोरल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। एक स्वस्थ जो मूंगा, अच्छा इनको हिंदी में हम लोग मूंगा चट्टाने भी कहते हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, मूंगा चट्टाने, और कोरल्स क्या होते हैं, मूंगा जीव जो होते हैं, मूंगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दूसरी चीज, ये तो मिनिमम टेम्परेचर था 20 डिग्री, और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 35 डिग्री, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर ये क्या होते हैं, मरने लगेंगे। क्लियर है? तो जनरली क्या होता है, अभी हम लोग उन कंडीशंस की बात करेंगे जो इनके अगेंस्ट में आज डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, ड्यू टू एनवायरमेंट और क्लाइमेटिक इश्यूज की वजह से। ओके, तो ये लिमिट इनकी ध्यान रखिएगा भाई, 20 से 35, और बेस्ट लिमिट क्या है इनके लिए, 23 से 29, जिसमें ये हेल्दी ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली अंडर सलाइन कंडीशन। ओके भाई, ये सलाइन कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। सलाइन कंडीशन बिकॉज क्या होगा, वो जो कोरल पॉलिप्स हैं वो उनसे क्या करते हैं, जो सी वाटर है उनके आयन से क्या बना रहे हैं, अपनी बॉडी और स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म और शेल्टर, आवास, घर प्रदान कर रहे हैं, किसको, उन ज़ूज़ेंथेलाई एल्गी को। ओके, और जब ये उन कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं होगी, सैलिनिटी नहीं होगी, वो इस तरीके से फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। जब फॉर्मेशन नहीं होगा, शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, साथ ही साथ जब शेल्टर नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा, वो जीव वहां पे डेवलप नहीं होंगे। ओके, तो ऐसे में सलाइन कंडीशंस ये नेसेसरी है। तो एवरेज सैलिनिटी माना गया है कितना रहे, 27 से 40 पीपीटी रहना चाहिए।
पार्ट पर 1000। हम जो सैलिनिटी बोले तो लवणता की बात की जाती है, दैट इज लवणता, लवणता। ओके, क्या होता है इसको, क्या कहते हैं हम, जो जल में घुले हुए ये साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, ठीक है ना, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे, वही क्या कहलाती हैं, सी वाटर की लवणता या सैलिनिटी कहलाती है। क्लियर है? तो सैलिनिटी जो है उसकी रेंज 27 से 40 पार्ट पर 1000 में इसको मेजर किया जाता है, सैलिनिटी को, पीपीटी को, ठीक है। यानी इतने पीपीटी जो है उसका रेंज होना चाहिए, इससे कम या ज्यादा होता है तो उसके डेवलपमेंटल ग्रोथ में क्या होगी, कमी आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, कोरल लीव्स ग्रो बेटर इन शैलो वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शैलो वाटर हैविंग डेप्थ लेस देन 50 मीटर। अभी हमने देखा था 150 फीट या 50 मीटर, तो 50 मीटर से कम उसकी डेप्थ होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, द डेप्थ ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड 200 मीटर। 200 मीटर जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट है, यानी उससे ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी ज्यादा गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशंस होती है उनके लिए वो है आपकी 50 मीटर के अराउंड। ओके, ये इतनी गहराई होनी चाहिए पानी में, क्यों? क्योंकि इतनी गहराई पे जो सनलाइट होती है वो प्रॉपर्ली वहां तक पहुंचती है, जिसका यूज करके क्या करते हैं ये लोग, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ओके, और साथ में कोरल पॉलिप्स के साथ में जिसको ज्यादा जरूरत है वो है आपके ज़ूज़ेंथेल्लाए फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये इस कंडीशंस में ग्रो कर पाते हैं। तो वाटर कैसा होना चाहिए भाई, छिछला होना चाहिए, कम गहरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ उसकी कंडीशंस है। इसके अलावा हम एक दो कंडीशंस और बात कर ले इसमें। देखिए, जैसे अगर हम देखें जो वाटर होता है, ठीक है, स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि सर्कुलेटिंग होना चाहिए। बिकॉज जब सर्कुलेटिंग होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं और सप्लाई होती रहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो पानी कहीं एक जगह स्थिर है तो वहां पे इस तरीके से समस्याएं हो सकती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, ठीक। ओके, तो ऐसे में ये जो एल्गी है ये डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए क्या चाहिए, जो वाटर है वो सर्कुलेटरी भी होना चाहिए, ठीक है, और ताकि जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते रहे और उनको ये समय समय पे मिलते रहे जिससे वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ उसकी कंडीशंस थी, फेवरेबल कंडीशन, जिनमें वो क्या होते हैं, कोरल पॉलिप्स आपके ग्रो करते हैं, ज़ूज़ेंथेल्लाए ग्रो करते हैं और कोरल लीव्स का एक हेल्दी डेवलपमेंट होता है। ओके, हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। आज हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, ठीक है ना, एक सीरियस कंसर्न बन गया है, न केवल हमारे देश के लिए, इवन पूरे ग्लोबल अर्थ की बात करें वहां पर, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, इकोनॉमिक से लेके मेडिकल से लेके, यानी हेल्थ इश्यूज से लेके, और हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, इकोलॉजी पे, ये हर जगह ही इसके इफेक्ट देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी क्या हो रहा है, आपका एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो ओशन वाटर होता है उसमें एसिडिफिकेशन, उसका अम्लीयता जो होती है उसकी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ तापमान जब बढ़ता है, अभी हमने पीछे देखा था, कोरल्स के डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो अंडर स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने की वजह से क्या होता है भाई, अपने ऊपर खुद ही उनके ऊपर लोड है, और दूसरी चीज क्या है, जब स्ट्रेस में है तो वो क्या होते हैं, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना, यानी कोरल और ज़ूज़ेंथेल्लाए, ये टूट जाता है, और ज़ूज़ेंथेल्लाए यानी वो जो एल्गी हैं जो उनके ऊपर ग्रो कर रहे थे कोरल पॉलिप के, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो आपको कुछ इस तरीके से कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। ये व्हाइट कलर के, नहीं तो वैसे पहले कैसे थे, रंग बिरंगे थे, लेकिन जब वो छोड़ के चले गए तो ये ऐसे व्हाइट कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, ब्लीचिंग हो जाती है। अब इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन जो होते हैं वो इनको अफेक्ट करते हैं कोरल लीव्स को। दूसरी चीज एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, ओके। दूसरा चीज क्या है, ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग जो होता है ये भी हम अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं भाई, कुछ एरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, जहां पे कोरल रीफ्स वगैरह इनका डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे ओवर फिशिंग करते हैं, जिसकी वजह से वहां का मरीन इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं
जिनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक जो वहां का इकोसिस्टम है, जो फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने लगता है। और जब कोई इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो उस पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। क्लियर है? ओके, तो देन तो इस पे फाइनली क्या होगा, उसके अंदर रहने वाले जो ये कोरल पॉलिप्स हैं, जूजेंथलाई हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट इन पर भी पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए ओवर फिशिंग जो होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन कोरल लीफ्स के नेगेटिवली इनको इफेक्ट करने के लिए। क्लियर है? दूसरा, थर्ड पॉइंट बात करें, अनसस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट। हम लोग कोस्टल डेवलपमेंट करते हैं, नए नए पोर्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहे हैं, कई जगह हम लोग मरीन क्या करते हैं, हम लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, या हम लोग मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या फिर हम लोग पेट्रोलियम वगैरह का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे एरिया में जो आपके कोरल रीफ्स हैं, इनमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है। ओके, ये डेवलपमेंट से क्या होगा भाई, यहाँ पे जो अवसाद होते हैं, अवसाद किसके, जो आसपास की रॉक्स हैं, ठीक है ना, सॉइल है, इनका जो सेडिमेंट्स होता है, सेडिमेंट यानी अवसाद होते हैं, वो इस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो इनका सेडिमेंटेशन होने की वजह से इनके सामने समस्या किन किन चीजों की आती है, प्रॉपर सनलाइट जो होती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो मिनरल डिसॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एल्गल ब्लूम जैसी समस्या हो जाती है, जैसे हम लोग यूट्रोफिकेशंस का एक टर्म देखते हैं। ठीक है ना? ओके, तो इस तरीके के कोस्टल डेवलपमेंट जब अनसस्टेनेबल तरीके से होते हैं तो वहां पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं इन कोरल रीफ्स को। ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी हो जाता है कि जो कोस्टल डेवलपमेंट किया जाता है वो अनसस्टेनेबल ना होके सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, ताकि हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ मरीन इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखें। ठीक है? ओके, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अगर हम देखें, पॉल्यूशन भाई बहुत सारी नदियों का, नालों का जल हम लोग कहाँ भेज देते हैं, ओशन में, महासागरों में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब उसकी वजह से अभी मैंने एक टर्म की बात की थी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ओके, यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब किसी वाटर बॉडी में, है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको, जब किसी वाटर बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाए, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एल्गी, शैवाल जो होते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ जाए, उनका ग्रोथ बढ़ जाए। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो एल्गी क्या करते हैं भाई, एल्गी जब बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ उसमें माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होते हैं उनकी संख्या, मात्रा बढ़ने लगती है, बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं। ठीक है, और वो फिर ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ने लगता है इनमें। ठीक है ना? अब इतने सारे जीव होंगे तो ऑक्सीजन जो होगा इस वाटर में डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो उस वाटर के अंदर जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीव इतने सारे आ गए हैं कि वो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है, वहां सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई या वहां पे अवेलेबिलिटी कम हो गई है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह रहे हैं, कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। ऐसे में क्या होगा, वो जो इकोसिस्टम होगा, ओके, वो अंडर स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब उस पे दबाव बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जो अदर एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगेंगे और वो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो पॉल्यूशन एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ठीक है, जब हम शहरों का गंदा पानी, अनट्रीटेड जो वाटर होते हैं, सीवेज है, ओके, या फिर हम फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है, नालों का पानी, उसको हम लोग इन सी वाटर में भेजते हैं, मतलब सी मरीन या इन सी इकोसिस्टम में उसको सप्लाई करते हैं, ओके, या लिंक कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, ओके, और अदर एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये यूट्रोफिकेशन की समस्या हमको देखने को मिलती है। क्लियर है? ओके, तो पॉल्यूशन एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस पे। ओके, दूसरा चीज हम पॉल्यूशन की बात करें, जैसे वाटर पॉल्यूशन में, कि ये मैनमेड, एक बार अगर ऐसे सिचुएशंस को देखें, जैसे आए दिन ऐसी न्यूज आती रहती है कि कोई जो
ये मर्चेंट शिप होती हैं, ओके, जो ऑयल वगैरह ले जाती हैं एक देश से दूसरे देश। कई बार क्या होता है, जब ऑयल लीकेज हो जाता है इनमें, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या तेल है, उसकी पूरी सतह जो है, ओके, वो भाई पानी में नीचे डूबेगा तो है नहीं, वो सतह के ऊपर क्या होता है, फैल जाता है। अब जब नीचे ऊपर मान लो एक लेयर फैल गई उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की या तेल की, ऑयल की एक लेयर जब इस तरीके से फैल जाती है, तो ऐसे में जब इस पे सनलाइट पड़ेगी तो वो सनलाइट यहां से वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ ये सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। जब अंदर नहीं पहुंच पाएगी, नीचे क्या होगा, सनलाइट जो है वो नहीं पहुंचने की वजह से जो एल्गी होते हैं, यानी हम जूजेंथेलाई की बात करें, अब उनको फोटोसिंथेसिस करने में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे वो लोग वो क्या होंगे, वो खत्म होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। क्लियर है? तो ये जो पॉल्यूशन है वो इतना इंपैक्ट कर सकते हैं, उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे कोरल रीफ्स एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन इस तरीके से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, किसको, इन कोरल रीफ्स को अफेक्ट करने के लिए। और ये सेडिमेंटेशन की बात की थी, अगेन हम इसी कोस्टल डेवलपमेंट से वहां पे सेडिमेंटेशन की मैंने बात कर ली आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोरल रीफ्स क्या हो रहे हैं भाई, आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, जो टूरिज्म आजकल बड़ा ट्रेंड चलता है इन सब एरिया में टूरिज्म का। ओके, टूरिज्म एक अच्छी चीज है कि भाई कोई कंट्री है अपने यहाँ इन सब चीजों को प्रमोट कर रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस हो रही है, इनको प्रोटेक्ट। बट अगर टूरिज्म जो है वो सस्टेनेबल तरीके से ना हो, जिसको हम लोग इको टूरिज्म कह रहे हैं, ओके, इकोलॉजिकल टूरिज्म, अगर वो सस्टेनेबल तरीके से ना हो और लोग उन एरियाज में जाएं और साथ ही साथ वहां पे पॉल्यूशन या कचरा इस तरीके की चीजें फैलाते हैं, तो उसका भी इंपैक्ट इन सब पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उस देश को प्रॉपर, वहां की जो संस्थाएं, अथॉरिटी हैं, उनको इन पे काम करना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, एक इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम वहां पे इको टूरिज्म जो है वो सस्टेनेबल तरीके से उसको मैनेज कर पाए, प्रमोट कर पाए। क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं हम लोग इससे। कोरल ब्लीचिंग एक टर्म है, जब ये स्ट्रेस की कंडीशन पड़ती है। देखिए, जब हमने फेवरेबल कंडीशंस की पीछे बात की थी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, यानी ऐसी परिस्थितियां जो उनके अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो जाती हैं। ओके, कैसी? प्रतिकूल। क्लियर भाई? जब प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में देखिए, ये कोरल रिक्वायर्स एलगी, ये हेल्दी कोरल्स हैं, आप देख रहे होंगे इनके टेंटिकल्स, ये ठीक है, इनमें क्या है, इनके ऊपर, इनके टिश्यूज में ये आपके एलगी या जूजेंथेलाई, ये हो गए आपके जूजेंथेलाई। ओके, ये यहां पे डेवलप किए हैं। क्लियर है? अब ये हेल्दी कोरल है। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज करता है, एक फैक्टर मैंने ले लिया, टेम्परेचर राइज, ठीक है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर 1 डिग्री या आधा डिग्री भी बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये जूजेंथेलाई एल्गी है ना, ये इनको देख रहे हैं बाहर, ये छोड़ के इनको चले जा रहे हैं। ठीक है, इस एरिया को, क्योंकि अंडर स्ट्रेस आ चुके हैं ये, और स्ट्रेस में क्या होते हैं, अब ये दूसरे की जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये उनको छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये छोड़ के चले जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ये आपके कोरल्स जो हैं, पोलिप जो है, आपको कैसे दिखाई देंगे, एकदम व्हाइट कलर के। उससे पहले ये ग्रीन दिखाई दे रहे थे, कलरफुल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपको जब ये छोड़ के चले गए तो इनका कलर अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का बस कवर ही बचता है, दिखाई देता है, जिसमें आपको ये व्हाइट कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। क्लियर है? यानी ये कलरलेस हो चुके हैं, इस समय कलर लेस हो गए हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है भाई, ब्लीच्ड कोरल, कोरल ब्लीचिंग कहलाती है, दैट इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। ओके, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग इस तरीके की टर्म्स है, कंडीशन है, जहां पे अगर उनको एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जूजेंथेलाई एल्गी हैं, उन कोरल्स पॉलिप्स को छोड़कर चले जाते हैं, उस सिम्बायोटिक रिलेशंस को तोड़ देते हैं। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी नहीं कर पाते, क्या होते हैं, अंडर स्ट्रेस आके छोड़ के चले गए, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है भाई, वहां पे
वो जो कोरल पॉलिप हैं वो कलरलेस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जूजेंथेलाई। और धीरे धीरे जब उनको फूड सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फूड कौन प्रोवाइड कर रहे थे, वही एल्गी प्रोवाइड कर रहे थे, जूजेंथेलाई। अब फूड उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो फिर मरने की कगार पे आ जाते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग आज हम लोग कई तटों पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे हम लोग इंडिया में बात करें जैसे मन्नार की खाड़ी हो गया, ठीक है, कच्छ की खाड़ी हो गया, ओके, तो गल्फ ऑफ कच्छ में भी इस तरीके की घटनाएं बहुत देखने को मिली। ठीक है, इसी को हम लोग अभी आगे एक टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि इनको दोबारा से रीग्रोथ के लिए हमने क्या काम किया है। आगे बढ़ते हैं पहले। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कोरल ब्लीचिंग का एक एग्जांपल, जिसमें आपको एक व्हाइट कलर का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनकी पूरी कॉलोनी जो कलरलेस हो चुकी है, वॉश आउट हो गया यहाँ से एल्गी, और ग्रीन जो एल्गी था आपका जूजेंथेलाई, वो इसको छोड़ के चला गया। अब देख रहे हैं ये पूरा एक वीरान एक तरीके से एरिया दिख रहा है जिसमें पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है। ठीक है, तो ये स्थिति जो होती है उस पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पे न तो फिर एनिमल्स होंगे जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, ना ही फिशेस होंगी। ठीक है ना, यानी पूरी यहाँ की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये पूरा इकोसिस्टम ये वाला आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो होती है वो एक्सट्रीम कंडीशन है कोरल ब्लीचिंग की। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, चलते हैं इस पे बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स ऑफ कोरल रीफ्स। ओके, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? तो आज इसका यूज हम लोग कई जगह कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडायवर्सिटी के रूप में अगर हम देखें तो ये होम है क्वार्टर ऑफ लगभग 25% ऑफ वर्ल्ड्स मरीन स्पीसीज का ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। ओके, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी होने की वजह से जो मरीन इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है। ओके, ये सारी कंडीशंस वहां पे, तो इसके बेनिफिट्स ये मिलते हैं, पहला चीज। तो दूसरा हो गया फूड सोर्सेज के रूप में भी आज इसका यूज किया जाता है, आज क्या पहले से ही किया जा रहा है। प्रोवाइड्स फूड टू मोर देन 500 मिलियन पीपल्स दैट लाइव नियर द कोस्ट। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे फिशरीज है इस टाइप के जो, और इनमें एल्गीज वगैरह का भी लोग यूज करते हैं अपने फूड आइटम्स में। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो फूड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रहे हैं एक भोजन के रूप में, ओके, उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक, तो इसका एक इंपॉर्टेंस तो यही हो गया। दूसरा है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टूरिज्म जो है, इको टूरिज्म की बात करें, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इन सब एरियाज में देखने के लिए। ऐसे कंट्री के लोग मैक्सिमम जहां पे आसपास कोस्टल एरिया नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उन लोगों ने कभी ऐसे तटों का नजारा नहीं लिया है, तो वो लोग क्या आते हैं भाई, यहाँ पे इनको देखने आते हैं, इको टूरिज्म को प्रमोट होता है वहां पे। तो ऐसे में अगर हम देखें, जो उन टूरिज्म पे डिपेंड लोग हैं, ठीक है ना, जो आसपास रहने वाली लोकल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए एक जीविकोपार्जन का एक स्रोत बन जाता है। ठीक है, साथ ही साथ टूरिज्म है बढ़ रहा है तो उससे कंट्री की इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, यानी उससे वहां पे फॉरेन करेंसी आती है। ओके, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन द टूरिज्म इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लोग जो होते हैं इस टूरिज्म इंडस्ट्रीज में शामिल होते हैं, कई दुकान वाले, ठीक है, फिशेस वाले, जो रेस्टोरेंट वाले, ठीक है, और बहुत मतलब होटल एंड मैनी मोर। ओके, तो ये सारे टूरिज्म के इसके पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं इस कोरल लीव्स वगैरह की वजह से। ठीक है, और बेनिफिट्स की बात कर लें तो भाई ये प्रोटेक्शन, एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जो कोरल लीव्स होते हैं, ये रीफ्स क्या होते हैं भाई पहली चीज कि जो सी वेव्स होती हैं, हाई वेव्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे एरिया को। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो साइक्लोन हो गए, चक्रवात वगैरह, उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बिकॉज इसके आसपास का जो एरिया होता है, ये बैरियर रीफ जो होते हैं, ठीक है ना, उन हाई वेव्स को रोकने का काम कर रहे हैं। और अगर मान लो इनके आसपास जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, तो वहां पे वो भी एक सुनामी जैसी लहरों को भी वो रोकने का काम करती है। ठीक है, तो ये नेचुरल जो ऐसे डिजास्टरस इवेंट होते हैं उनके लिए एक बैरियर का काम करती हैं, और कोस्टल एरिया वहां के आम जन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं उन इवेंट्स से। क्लियर है? ओके, दूसरा हम बात करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है, वो है मेडिसिन में। आज हम लोग देखें यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं एनिमल और प्लांट्स की, और इन एनिमल और प्लांट्स में अगर हम बात करें, इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आज
बहुत सारी अभी रिसर्च पे चल रही हैं इनमें कि उन जो जीव हैं इनमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनसे अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनके लिए दवाइयां बनाई जा रही हैं, ठीक है ना। और अभी कई बीमारियां ऐसी हैं जिन पे रिसर्च चल रहा है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेडिसिनल एलिमेंट्स हैं, उनका यूज करके हम लोग उन मेडिसिन को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं हमारे इस तरीके से। तो हमने ये कुछ इसके बेनिफिट्स देखे भाई, ये क्या आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करें इसके अलावा कुछ एक दो बेनिफिट्स और हैं, जैसे जो कोरल रीफ्स है ना यहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक तो कोरल पॉलिप है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, और एक आपके जूजेंथेलाई है, एल्गी। ये ऐसे जीव हैं जो क्लाइमेट चेंज का, ओके, सबसे पहले इंपैक्ट इन जीवों पे पड़ता है, जो छोटे ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। एल्गी, एल्गी के बारे में अगर हम बात करें, अगर क्लाइमेट में थोड़ा सा भी चेंज होता है, एटमॉस्फेयर में कोई चेंजेस हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे में इन पर बहुत सबसे पहले इंपैक्ट इन्हीं पे दिखाई देगा। जो और कम्युनिटीज होती हैं और स्पीसीज होती हैं उन पे इतनी जल्दी इफेक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत ही वल्नरेबल रहती हैं और इन पे बेनिफिट्स बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें, जो क्लाइमेट चेंज इवेंट्स होते हैं उसके लिए ये इंडिकेटर का काम कर सकती हैं, क्लियर है। तो इनकी स्टडी, इन पे रिसर्च करके हम ये सारी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं कि पिछले दशकों में या पिछले हम बात करें सदियों में, हम एक लंबा इस पे रिसर्च करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है क्लाइमेट का, कैसे इनमें चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये सारे हमको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। तो एक बेटर क्लाइमेटिक इंडिकेशंस के रूप में हम लोग इनको देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे हमारे कोरल लीव्स के, क्लियर। चले भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें और बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि ये कोरल रीफ्स जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपको ये कुछ लैटिट्यूड दिखाई दे रहे होंगे, अक्षांश दिख रहे हैं, ये 0 डिग्री दिख रहा है, 20, 40, इधर 20, साउथ में ये 40, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर हम फोकस करें, लगभग मैं ले लेता हूं, वेट अ सेक, हाँ, एक एरिया, लगभग इस एरिया से बात करें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, थोड़ा और नीचे ले लेते, कोई नहीं, तिरछा हो गया हल्का सा, चले। ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यानी लगभग मैं लिख लेता हूं यहां पे 30 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, इसके बीच में ये जो डॉटेड आपको लाइन एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेड एरिया कोरल रीफ के बेस है, यहीं पे कोरल रीफ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, कौन कौन सा भाई, उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन और उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय, सब अब लिख जा, सब ट्रॉपिकल, क्लियर है। ये इन दोनों एरिया में यानी कितने से कितने डिग्री के बीच में, लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड अगर हम इनको देखें तो कोरल रीफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं एरिया में। क्यों? क्योंकि वही फेवरेबल कंडीशंस की बात की, जो टेम्परेचर, एक फेवरेबल कंडीशन में सी वाटर का होना, ठीक है ना, और सनलाइट का होना प्रॉपर, इन सब एरिया में ये सारी चीजें फेवरेबल है। इसी वजह से इस एरिया में हम देख रहे हैं इनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। ओके, यहां पे ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है, प्यारा भारत, हाँ ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे इंडोनेशिया दिखाई दे रहा होगा, इंडोनेशिया के आसपास का ये वाला एरिया काफी कंसंट्रेशन है। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ ये पूरा एक बाउंड्री के रूप में दिख रहा है, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ।
यही आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, और यहाँ पे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में बेसिकली थोड़ा सा फोकस कर ले हम लोग, तो इंडिया में ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। ओके, दूसरा हो गया यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप जो कि इन्हीं पे बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे नीचे श्रीलंका के दक्षिण साइड में अगर हम बात करें, ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ओके, और ये है आपका, ये इस तरीके से इधर दिख रहा होगा, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो इन एरिया में, इंडिया में ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हम कोरल रीफ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड की कहां कहां पे हमारे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, और जिसमें कि अगर हम लोग क्लाइमेटिक जोन में बात करें तो ये ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेके उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जोन में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, लास्ट हम चलते चलते बात कर लेते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसपे ये काम करते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए। भाई हम लोग ये जो कोरल रीफ्स हैं इनके प्रोटेक्ट के लिए, जैसे इंडिया में हमने कच्छ की खाड़ी में कुछ इस तरीके के प्रोटेक्शंस की बात की है। ओके, एक मिनट, आपको हम चलते हैं लेके उस टेक्नोलॉजी पे। कहाँ गया? वेट, हाँ, यहां पे आए। ये है, इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? बायो रॉक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? दैट इज बायो रॉक तकनीक या टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक है क्या, इसको समझिए। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ओशन वाटर है, उसके ऊपर हमने कुछ सोलर पैनल लगा दिए, तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं वो। क्लियर है? ओके, कुछ हमने नीचे बेस बना के उसके ऊपर लगा दिया। अब ये चार्ज होता है सनलाइट से और उससे हमको पावर सप्लाई मिलती है। उस पावर सप्लाई का यूज करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको जो, वेट अ सेक, अरे यार, हाँ, यहां पे देखें, ये आपसे वहां से नीचे से वायर गया, आपके नीचे एक एनोड हो गया। ठीक है, दूसरा आपका एक वायर गया, ये हो गया आपका कैथोड। इसने क्या किया, जो ये मरीन के अंदर नीचे है हमारा, वहां पर इस तरीके से एक जो मेटालिक फ्रेम है उसको हमने डेवलप किया और वहां पे रख दिया, बिछा दिया। ओके, और इसमें हमने एक बहुत ही माइनर वोल्टेज का हमने करंट सप्लाई करा दिया। ठीक है, वो सप्लाई किससे हो रही है? उसी जो सोलर पैनल है उससे आने वाली जो जनरेट हो रही है उससे बिजली, उससे। अब ये क्या करेगा, यहां पे एक प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है उसमें क्या होता है, जब पानी के अंदर जो साल्ट होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में कि पानी के अंदर कैथोड एनोड जो होता है, अगर उसमें अंदर डिसॉल्व है, नमक घुला है और उसमें हमने बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, वहां पे कैथोड जो है उस पे क्या होंगे, वो आयंस धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेंगे, जमने लगेंगे। ठीक है, तो इस पानी के अंदर जो भी वो है साल्ट है, वो क्या होता है, वो यहाँ पे इसके ऊपर जमने लगते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म हमने दे रखा है, और धीरे धीरे बेसिकली आपके कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन जो है वो यहाँ पे ग्रो करने लगे। अब उन लाइम स्टोन को जब ये ग्रो करेंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, ये जो कोरल पॉलिप्स है उनके टुकड़े भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये इनकी जनरेशन यहाँ पे डेवलप करने लगती है। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे इस पे ग्रो करेंगे तो क्या होता है, इनके साथ ही साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन आएंगे, ज़ूज़ैंथेलाई, एल्गी आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इससे इनकी जो ग्रोथ स्पीड होती है वो लगभग 4 से 5 गुना और तेजी से होती है। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियली हम क्या काम कर रहे हैं, इनको रिस्टोर का काम कर रहे हैं उन एरियाज में जहां पे ये मरीन इकोसिस्टम में जो कोरल रीफ्स हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो वहां पे इनको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ में देख सकते हैं, गुजरात में। ओके, तो वहां पे इसी तरीके की तकनीक का यूज किया जा रहा है, और ये इस तकनीक को हम किस नाम से जानते हैं भाई, दिस इज नोन एज बायो रॉक तकनीक। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास में आपको जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आया होगा। ओके, कोई डाउट कोई हो, आपका कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।